हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं लेकिन एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो चैप्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर मतलब नाम चैप्टर का लेंथ बड़ा नहीं है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट है। एक्चुअल में ये जो नाम है, ये जो चैप्टर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल खेलता है, ठीक है ना। यानी ये बायोलॉजी का वो चैप्टर है जिसके थ्रू पूरी बायोलॉजी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूरी बायोलॉजी ही इस चैप्टर के थ्रू चल रही है। सर सेल है क्या वो? हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी के लिए जैसे सेल इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे पूरी बॉडी को चलाने के लिए यह चैप्टर जरूरी है। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे, ये पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने पास में रखता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी में एक पत्ता भी ना इसके परमिशन से हिलता है। समझ पा रहे ना? तो अपने आप में सबसे बड़ा किंग कौन है पूरे बॉडी का? ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ोगे। समझ पा रहे हो? तो किसके बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में? ये सस्पेंस है, ये नहीं बताऊंगा, बस ये जान लो इस बॉडी को जो कंट्रोल करता है उसके बारे में पढ़ना है ना। तुम लोग डायलॉग सुने होगे ना कि हमारे यहाँ पत्ता भी गिरने से पहले पूछेला कि गिरी कि ना, है ना। तो वैसे ही ये चैप्टर के अंदर जो सिस्टम, जो ऑर्गन आएगा वो ऑर्गन मेन होगा। हमारी बॉडी के अंदर हल्का सा भी कोई मूवमेंट हो रहा है ना, तो उस मूवमेंट का कारण कौन होगा? यहाँ पे इस चैप्टर में आया हुआ वो ऑर्गन, वो अंग, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हल्का सा भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे पैर के नाखून हो गए, चाहे सर के बाल, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जो भी चीजें हो रही हैं उन सबका कंट्रोल किसके पास है? इसके अंदर एक ऑर्गन है, इस चैप्टर के अंदर एक ऑर्गन है, उसके पास। अब बहुत सस्पेंस क्रिएट कर लिया, सस्पेंस कुछ नहीं रखेंगे, सीधा सीधा मैं बोल दे रहा हूँ ब्रेन खत्म। मस्तिष्क है कि नहीं है? आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पूरा खेल किसका है? मस्तिष्क का। आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। ये सभी सिस्टम तभी होंगे जब ये सिस्टमैटिक काम करेगा। वो सभी सिस्टम तभी सही तरीके से होंगे जब ये सिस्टम काम करेगा। यानी ये सिस्टम तगड़ा है तभी वो सिस्टम होगा, है ना। तगड़ा मतलब ये अगर चाहेगा तभी वो सिस्टम काम करेंगे, अगर ये नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, पत्ता भी इसकी मर्जी से हिलेगा। तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? ब्रेन। इसके बाद ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जितने भी सिस्टम काम करेंगे उनको करवाएगा कौन? ब्रेन। कोई भी सिस्टम इसके मर्जी के बिना काम कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप कहोगे सर कैसे? जैसे आप लोग जानते हो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, है ना। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन माने प्रजनन। प्रजनन में क्या होता है? एक जीव अपने जैसा एक नया जीव बनाता है ना। लेकिन ये रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब ब्रेन से, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मैं अगर बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर से मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब उसकी प्यूबर्टी की एज आएगी। कौन सी एज आएगी? प्यूबर्टी की एज, ठीक है। और ये प्यूबर्टी की एज स्टार्ट कैसे होगी? तो सर ये ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन एक्चुअल में एक्टिव करेगा हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को। उधर नहीं जाना है, नहीं। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्टिव करेगा हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी प्रजनन अंग जिनको बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल दो, यानी प्रजनन अंग, ठीक है। तो प्रजनन अंग को एक्टिव कौन कराएगा? सर एक्टिव कराएगा ये ब्रेन क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये एक्टिव कराएगा, एक्टिव मतलब समझ में आ रहा? सक्रिय कराएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तब जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करेंगे, और जब ये काम करेंगे तब जाके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। समझ पा रहे हैं?
तो भैया रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा अगर जीएनआरएच बना ही नहीं, मतलब ब्रेन जीएनआरएच अगर सीक्रेट नहीं कर रहा है। ब्रेन के अंदर भी क्या कौन ये करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर कौन है ये, हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर कौन है, हाइपोथैलेमस, जो जीएनआरएच रिलीज करता है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग जो है वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, तब जाके प्रजनन हो सकता है। प्रजनन में क्या होगा कि एक जीव नया जीव बना सकता है। तो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे पहले परमिशन लेनी पड़ रही है, किसकी, ब्रेन की। ब्रेन परमिशन दे रहा है किसके थ्रू, जीएनआरएच के थ्रू, तब जाके ये स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। क्या ये समझ पाए? तो सोचो ब्रेन ये जबकि हमारे लिए क्या है, एक ऐसा फंक्शन है या रिप्रोडक्शन एक ऐसा वर्क है जो कि हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि हम जीवन जिंदा है तो रिप्रोडक्शन करें, ये तो हमें अपने आप को एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर भी वहां पे जरूरत किसकी पड़ रही है, ब्रेन की। ब्रेन आएगा यानी ब्रेन इन्वॉल्व है, तब जाके ये छोटा सा काम हो पा रहा है। मतलब है तो बड़ा काम, लेकिन हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं ना। जरूरी है कि कोई बच्चा पैदा करेगा तभी जीवित रहेगा, ऐसा तो नहीं ना कहीं पे, नहीं। लेकिन फिर भी ब्रेन से अनुमति ले रहा है ये रिप्रोडक्शन, तब जाके काम हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रेन से अनुमति ले रहे हैं, इसकी अनुमति के बिना यहाँ पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो ब्रेन एक्चुअल में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुतोरे एग्जांपल है, बहुतेरे एग्जांपल है, जहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेन से अनुमति लेके ही कोई भी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? तो ये चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आफ्टर द सेल, देखिए बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल, क्योंकि बॉडी के निर्माण के लिए सेल की जरूरत होती है। तो सेल पूरी बॉडी का निर्माण करता है, लेकिन उस बॉडी को चलाता कौन है, ब्रेन। तो ध्यान देंगे, सेल बॉडी को बनाता है, सेल बॉडी को बनाता है, लेकिन ब्रेन जो है बॉडी को चलाता है, बॉडी को चलाता है। समझ में आया? तो आफ्टर द सेल ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सेल के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, ब्रेन है ना। मैं अगेन बता रहा हूं कि पूरी बॉडी के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा किसकी अनुमति के बिना, ब्रेन की अनुमति के बिना। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? अच्छा, इसका मतलब सर ब्रेन सेल से नहीं बना है क्या? नहीं, ब्रेन भी सेल से ही बना है। मैंने बोला क्या कि सेल पूरी बॉडी को बनाता है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है किससे मिलकर बने होंगे, सेल से। ब्रेन भी सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन ब्रेन जो ऑर्गन है, ब्रेन क्या है, ऑर्गन है, ये ऑर्गन पूरे बॉडी को चला रहा होगा। ठीक है ना? और ऐसा नहीं कि अकेले। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अकेले पूरा देश चला रहे हैं? प्रधानमंत्री को हटाइए फिलहाल के लिए, पहले ध्यान से समझिए, भारत का मेन जो मालिक है वो कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। पर प्रेसिडेंट अकेले काम करता है? सर प्रेसिडेंट तो काम ही नहीं करता, हमको तो लगता है प्रेसिडेंट कोई काम ही नहीं करता। नहीं, प्रेसिडेंट का जो काम है उसने उस काम को किसको दे दिया है, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के काम को कर रहा है, और प्रधानमंत्री भी अकेले नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ देखते हैं बहुत सारे मंत्रिमंडल है, मतलब बहुत सारे मंत्री है कि नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप सुने होंगे कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, अमित शाह। तो इनको क्या किया गया, इनको दे दिया गया एक पर्टिकुलर सेक्टर की भैया आपको घर के अंदर जितना भी काम कराना आप कराएंगे। काम बांट दिया गया कि नहीं बांट दिया गया? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है। इनको क्या दे दिया गया कि भैया भारत के अंदर जितने भी रोड वाली समस्या है वो आप देखोगे। यस और नो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? खेल मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को बोल दिया गया कि भारत के अंदर जितने भी खेल होंगे आप देखेंगे। तो राष्ट्रपति का जो काम था, राष्ट्रपति का काम था पूरे भारत देश को चलाना। भारत देश के अंदर बहुत सारे काम थे, उन सभी काम को क्या कर दिया गया, अलग अलग लोगों में बांट दिया गया। अब राष्ट्रपति का जो काम है वो अलग अलग लोगों के द्वारा कंप्लीट हो रहा है। कर कौन रहा है, राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति की अनुमति से ही सब कुछ हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है सब किसकी अनुमति से हो रहा है, राष्ट्रपति की अनुमति से। एक ध्यान से समझिएगा, सड़क का कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो सबसे पहले किसकी अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति की, हाँ या ना। वैसे तो मेनली राष्ट्रपति कहता है कि प्रधानमंत्री ऐसा छोटा मोटा काम तुम खुद देख लो भाई, जब कोई बड़ा काम होगा तब मेरे पास लेके आना। तो उतना अधिकार तो प्रधानमंत्री को देते हैं कि प्रधानमंत्री खुद कर ले ज़्यादा से ज़्यादा काम।
लेकिन मान लो कोई भी बड़ा चेंज लाना हो, जैसे अभी आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर मान लीजिए हमने कोई सोचा कि कोई नियम कानून चेंज करते हैं, यानी संविधान के अंदर कोई अनुच्छेद या कोई आर्टिकल है उसको चेंज करना चाह रहा है, तो प्रधानमंत्री के बस से नहीं है, बस में नहीं है कि वो कर देंगे तुरंत, है ना। क्या करना पड़ेगा, पहले तो सभी लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर तब वो जब सभी लोग अनुमति दे देंगे तो उसके बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति अनुमति देंगे तब जाके कुछ होगा। समझ पा रहे हैं। ऐसे ये जो ब्रेन है, ब्रेन इस पूरे का एक पार्ट है। समझ पा रहे हैं। ब्रेन जो काम कर रहा है, ब्रेन अकेले नहीं करेगा, ब्रेन कई सारे लोगों की मदद से करेगा। यानी ये जो पूरा का पूरा ये पत्ता ना हिल पाए, पूरे बॉडी को चलाना है इसको, तो पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। 75,473 वर्क हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो भैया इन 75,473 कामों को अकेले नहीं ना ब्रेन यहाँ पे बैठे बैठे कर लेगा। ब्रेन कुछ ना कुछ तो फैलाया होगा ना कुछ लोगों को लगाया होगा ना काम पे, उनके थ्रू ये सब काम आसानी से हो रहे होंगे। तो वो सब कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं ब्रेन के अंदर, ये सब हमको आज के चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है। अब मैंने चैप्टर का नाम रखा है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये ना क्लास 10th के अंदर आपको मिलेगा ये नाम, क्लास 10th के अंदर यही नाम मिलेगा। लेकिन ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। देखिए मेरा काम है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब क्लासेस जो भी मिल जाए वो अलग बात है, क्लास जैसी भी हो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। जरूरी नहीं कि ये क्लास 10th के बच्चे ही पढ़े, क्लास 10th के अलावा जो बच्चे हैं वो भी ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हर जगह पे इस चैप्टर को अलग अलग नामों से जाना जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ही नाम दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो क्लास 10th में है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए चैप्टर को। इसके नाम से पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए लिखा क्या गया है, कंट्रोल, और फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कंट्रोल को नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, समन्वय। तो क्या होता है नियंत्रण, क्या होता है समन्वय। तो नियंत्रण या कंट्रोल तो आप समझ पा रहे होगे सर, बॉडी के अभी हर पार्ट के ऊपर क्या करना, अपना नियंत्रण बनाना, है ना, अपने अनुसार काम कराना। नियंत्रण तो यही तो होता है, कंट्रोल तो यही होता है। अच्छा, कंट्रोल और कहाँ अपनी लाइफ में आपने सुना है, बता सकते हैं आप लोग। और बात सुन रहे होंगे, अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल करिए, सोच के, अपने जबान के ऊपर कंट्रोल करिए। सुने होंगे झगड़ा उगड़ा होता है तो कभी आपने कुछ ऊंचे स्वर में बोल दिया तो अगला बोलता है तो नहीं, अपने जबान पर कंट्रोल रखा है कि नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो अनियंत्रित ना, अनियंत्रित मतलब हमको सोच समझ के बोलनी चाहिए, है ना। यानी जैसे होता है ना कि अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़े में हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। अब क्या वो बातें हम सब सोच के बोल रहे हैं, नहीं, मुंह से निकलता जा रहा है। इसका मतलब हम उन शब्दों पे कंट्रोल नहीं रख पाए हैं, क्योंकि देखिए शब्द हमारे जीवन काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अभी तो आप इस फेज में है कि आपको शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फेज ऐसा भी आएगा जब आप मैच्योर हो जाएंगे। और मैच्योरेशन में ये नहीं होता कि सब मारपीट होगा तभी रिश्ता खत्म होगा, शब्दों से ही रिश्ते खत्म हो जाएंगे, है ना। आप देखते होंगे आपके मतलब पापा वापा होंगे तो पापा के भाई वगैरह जितने लोग हैं उनमें क्या होता है, उनमें ज़्यादा मारपीट होता है नहीं। देखते होंगे बस छोटी से छोटी एक बात बस निकल जाती है किसी के मुंह से, उतने में खत्म, है ना। अभी तो आप इस फेज में है कि आप मारो पीट कर लेंगे तब वो बिहार मिल जाएंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे आप शब्दों से ही रिश्ते तोड़ेंगे। जिनका शब्द इनका अच्छा लग रहा है तो इनके साथ आप रिश्ता रखेंगे, इनका शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इनसे रिश्ता ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। शब्दों पे कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि हम जो भी शब्द बोल रहे हैं वो वहाँ पे होने चाहिए, दैट मीन्स जरूरी है तो ही बोलने चाहिए। अब जो जरूरी नहीं वो भी हमने बोल दिया तो वो अनियंत्रित हो गया, यानी हम कंट्रोल में नहीं है अपने शब्दों को लेके। यानी जो शब्द हम नहीं चाहते हैं बोलना वो भी हमारे मुंह से निकल गया, तो दैट इज अनकंट्रोलेबल। यानी हम अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं नियंत्रित कर पाए। कंट्रोल का मतलब यही तो होता है ना। कंट्रोल का मतलब अपने बस में रखना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ का मतलब क्या, भैया हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन है। इन सब का कंट्रोल किसी के हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब का कंट्रोल किसी के हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इनको हम अनकंट्रोलेबल कर दें, जैसे हार्ट को बोल दिया बेटा एक काम करो, तुम फ्री हो, जो चाहे तुम करो, अनकंट्रोलेबल है हार्ट, तो जब मन करेगा क्या करेगा, तेज पंप करेगा, मन करेगा नहीं पंप करेगा, हाँ है ना, कहेगा हमारा मन नहीं कर रहा है, बंद, कौन दिक्कत आ गई, क्या हम नहीं जाएंगे। जैसे आप पढ़ने आते हैं
है ना। जब आपके घर पे कोई रहता है, रहने का मतलब आपके फादर घर पे है, प्रेजेंट है ना। तो जब घर पे आपके पापा रहेंगे तो रेगुलर कोच के भेजेंगे आपको कोचिंग, जाओ कोचिंग पढ़ने का टाइम हो गया, जाओ कोचिंग पढ़ो, है ना, कोचिंग पढ़ने जाओ। फिर सुबह उठने की बात आ गई, तब सुबह उठने की बात आ गई तब तो सुबह 6 बजे उठना होता है जब पापा रहते हैं तब। पापा नहीं रहेंगे तब 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, मम्मी से डरता ही कौन है कि नहीं है। लेकिन पापा रहेंगे तब 6 बजे उठ जाएंगे, 6 या 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे, है कि नहीं है। तो पापा रहेंगे तो हर चीज़ें क्या रहेंगी, नियमित रहेंगी, रूटीन पे रहेंगी, क्योंकि पापा कंट्रोल कर रहे हैं हमको। थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे 2-3 थप्पड़ मारेंगे सीधा, है कि नहीं है। 6 बजे उठने का टाइमिंग बोले 6 बजे उठना है, तो अगर हम थोड़ा सा 6 बज के 6:30 बजे कर दिए, 6 बज के 6:30 बजे कर दिए, तो इसका मतलब 100% नहीं मार तो डांट तो सुननी पड़ेगी। और कहीं ज़्यादा सोच लिए तो ज़्यादा सोच के फिर सोए तो फिर 8 बजे उठ रहे हैं तो फिर तो 100% मार खाएंगे, है ना। और 8 बजे तो उठने का चांसेस ही नहीं है, पापा खुद आके उठा देंगे इज्जत से, है ना। तो इसका मतलब पापा कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी को, मतलब हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी मतलब हमको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। पापा हट जाएंगे, कंट्रोल खत्म। कंट्रोल खत्म मतलब जब मन करे उठेंगे, मन करेगा कोचिंग जाएंगे, मन करेगा नहीं जाएंगे, मन करेगा पढ़ेंगे, मन करेगा नहीं पढ़ेंगे, मन करेगा घूमेंगे, मन करेगा खेलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, है ना। बिकॉज पापा कंट्रोल कर रहे थे, पापा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पापा कहीं चले गए हैं, चले गए कमाने, चले गए कहीं और, किसी वर्क से निकल लिए, तो फिर हमारे ऊपर से कंट्रोल खत्म। कंट्रोल खत्म तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद आप क्या क्या करते हैं, और ये सभी लोग फील कर रहे होंगे। वैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन भी है भाई, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाए जब मन करेगा कुछ कर सकते हैं, है ना। सपोज कर लो लीवर का काम, लीवर का एक बेसिक काम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बेटा ध्यान देंगे। लीवर का बेसिक काम आप समझिएगा। लीवर का बेसिक काम मैं आपको समझाता हूँ कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस खाने से क्या निकालता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज निकालता है, वो ग्लूकोज जाता है ब्लड में। अब ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज जाता है जिसकी अभी ज़रूरत उतनी नहीं होती है। अब अगर मैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को लेकर घूमूंगा तो उससे ब्लड में दिक्कत पैदा होगी, ब्लड को चलने में पैदा होगी दिक्कत। तो उसके लिए पैनक्रियाज जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है इंसुलिन। अब वो इंसुलिन क्या करता है, वो इंसुलिन उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को जो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या कर देता है उसको, ग्लाइकोजन क्या करता है, सॉरी ग्लाइकोजन कुछ नहीं करता है, ग्लाइकोजन को लीवर स्टोर कर लेता है। अब लीवर का मन कर रहा है कि नहीं हम स्टोर नहीं करेंगे, हम लेवे नहीं करब जा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो ब्लड बेचारा उधर पैनक्रियाज दे भी दिया, पैनक्रियाज ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट भी करा दिया ग्लाइकोजन में। अब लीवर मना कर दिया हम नहीं रखेंगे, अब तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अब वो ग्लाइकोजन लेके जब ब्लड घूमेगा तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, कुछ समझ सकते हैं। ब्लड के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में चीज़ें भर जाएंगी तो ब्लड के अंदर कचरा भर जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब कचरा भर जाएगा तो उधर वो जाएगा किडनी के पास। किडनी क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो छान के निकाल लेगा। जब देखेगा ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो वो क्या करेगा, यूरिन में कन्वर्ट करा के बाहर भेज देगा। भाई ब्लड के अंदर जो भी मात्राएं होनी चाहिए वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर सही मात्रा में नहीं है तो क्या करेगा, किडनी छान के बाहर निकाल देगा। चाहे कौन चीज़ हो, अच्छे से अच्छी चीज़ को भी क्या कर देगा, खराब कर देगा, खराब मान के बाहर निकाल देगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं अगर वो ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक हो जाए तो क्या हो जाती है, वो वेस्ट कहलाती है, कचरा कहलाती है, हाँ या ना, है ना। वही चीज़ है, वही बात है। तो अब बताइए, आप खाना खाए, खाना खाने के बाद आपने इतनी एनर्जी तो रख ली कि आप दिन भर आज काम कर सकते हो, लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर लीवर ने मना कर दिया लेने से ही, तो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन जब मतलब ग्लूकोज रखा ही नहीं गया है, यानी जितना एक बार में ब्लड के पास गया, बस बाकी जो एक्स्ट्रा था वो क्या किया गया, यूरिन के फॉर्म में किडनी ने बाहर निकाल दिया। तो फिर जल्दी ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये होता था कि लीवर क्या करता था, उस ग्लाइकोजन को रख लेता था और फिर क्या करता था, फिर जब जरूरत पड़ती रहती थी तो ग्लाइकोजन को रिलीज कर देता था ग्लूकोज के फॉर्म में, और फिर ग्लूकोज लेके फिर ब्लड अपना काम चलाता रहता था। यानी एक बार आप खाना खाओगे तो दिन भर काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में संभाल के लीवर ने रखा है, और जरूरत पड़ने पे देते जा रहा है, काम चलते जा रहा है, तो दिन भर काम चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल है ये नहीं है, लीवर ने मना कर दिया। जब लीवर ने मना कर दिया तो जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो सब का सब क्या हो गया, यूरिन के फॉर्म में, पेशाब के फॉर्म में बाहर चला गया। और जब पेशाब के फॉर्म में चला गया बाहर, तो आप स्वाभाविक सी बात है, सीधा समझ सकते हो कि ब्लड कि अंदर जो एनर्जी थी वो क्या हो चुकी है, सेल ने ले ली है, अब एनर्जी फिर क्या हो गई, डाउन। तो आपने खाना खाया और खाना खाने के कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगी,
समझ पा रहे हो? और ये आप देख पा रहे होगे, जानते हो कब देख पा रहे होगे? जब किसी को शुगर हुआ होगा तब, डायबिटीज हुआ होगा तब। डायबिटीज वाले मरीजों को भूख ज़्यादा लगती है। क्या लगती है? भूख ज़्यादा लगती है। क्यों ज़्यादा लगती है समझ पा रहे हैं ना? डायबिटीज के मरीजों को भूख ज़्यादा क्यों लगती है बता सकते हैं? क्योंकि भैया उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? कि उनका जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। उनकी प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं पाता उतना जितना बनना चाहिए। यानी पैनक्रियाज से कंट्रोल खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। तो देखो पैनक्रियाज मना कर रहा है कि नहीं नहीं हम इंसुलिन उतना नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो किडनी और क्या कर लेगा? छान के बाहर फेंक देगा। सब छान के बाहर फेंक दिया। यानी आपने खाना खाया, भर पेट खाया खाना आपने। अच्छा शुगर के डायबिटीज के जो मरीज हैं, पेशेंट है, वो खाना भी ज़्यादा खाएंगे बेचारे। उनको क्या पता क्या होने वाला है, क्योंकि अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी ये करी कि मुझे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी बन भी गई लेकिन स्टोर हुई नहीं, सब पेशाब के फॉर्म में, किडनी के यूरिन के फॉर्म में क्या हो गया? बाहर हो गया। तो कुछ ही देर बाद फिर भूख लग जाएगी क्योंकि एनर्जी है ही नहीं फिर। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कंट्रोल खत्म हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही नहीं हो रही है? आया ना? यही तो होता है भाई। यस और नो? तो देखो वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर इन ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ऑर्गन मनमानी काम करेंगे, और अगर ये मनमानी काम करेंगे तो फिर हमारी बॉडी कहाँ सही तरीके से चल पाएगी। सपोज करिए कि इस हाथ को अभी हमारे जेब पॉकेट के अंदर रहना, ये हाथ अपने मन में ऊपर आ गया, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर पीछे चला गया। समझ पा रहे हैं? तो इस हाथ का कंट्रोल है नहीं है, तो ये हाथ जो मन करेगा करेगा। जब अब मान लो कोई मारने आ रहा है, अब उस कंडीशन में हमको बचाना है, उस कंडीशन में अपने आप को क्या करना है? बचाना है। हाथ को क्या करना था? आगे जाना था और बचाना था, हाथ पीछे चला गया, करा मगवे नहीं जेब। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कंट्रोल बना पाया हम बॉडी पे? अब बॉडी कंट्रोल में बना तो कोनो मार के निकल लेगा। बचा पाएंगे हम अपने आप को? नहीं बचा पाएंगे। सपोज कर लो दौड़ा रहा है कौन? कुत्ता दौड़ा रहा है। उस समय हमको भागना था किधर? इस डायरेक्शन में। हम उधर ही भाग रहे जो कुत्ता आ रहा है। आयो समझ? कुत्ते को भाग गए, फिर कुत्ता हमको पकड़ लेगा। अब एक काम करो, छोड़ो वो भी, भागबे नहीं कर रहे, हमारा पैर कर हम चलबे नहीं कर। बॉडी डर रही है, अब कुत्ता काट लेगा, हम रो रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन पैर कर हम जइबे नहीं कर। अब बताइए प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो प्रॉब्लम होगी अगर कंट्रोल ना रहे तब। ये तो मैं ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, अंदर तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन फिलहाल में ऊपर अंदर भी समझ लिया आपने कि अगर कंट्रोल ना रहे, मतलब देखिए मैं वही एग्जांपल दे सकता हूँ जो आप समझ सकते हैं। अब बहुत डीप में लेके चले जाए, समझ में आ रहा है? तो फिर आप समझ ही ना पाए जो हम बातें बोले, क्योंकि हमने ये बातें पढ़ाई है इसलिए आपको पता होंगी, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बॉडी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बॉडी के सभी पार्ट अगर अलग अलग काम करेंगे, है ना, अपने मन से काम करेंगे, तो जो काम जिस समय होना चाहिए वो होगा ही नहीं, है ना। अब हमें क्या करना है? हमें इस समय बैठ के क्या करना है? पढ़ना है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप बैठ के पढ़ रहे हो। आपकी आंखें कह रहे नहीं हमको बंद होना है, हम खुलवे नहीं करेंगे आँखें। कान करेंगे हम सुनवे नहीं करेंगे। सब मनमानी है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ बैठे हो फिर भी क्या, ना तुम पढ़ पाओगे ना सुन पाओगे, हाँ या ना। तो भैया ये मनमानी वाला काम अगर आपने दे दिया, यानी अगर आपके ऑर्गन मनमानी हो गए, फिर आपकी बॉडी कहाँ तक काम कर पाएगी? कर पाएगी नहीं। यही कारण होता है कि भैया पूरे बॉडी के ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना जरूरी है। तो कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है ना? आई थिंक फील हो गया होगा कि इनको एक कंडीशन के बिहाफ पे काम करना है कि तुमको ऐसे काम करना है, इसके अलावा ये और ये नहीं। रिस्ट्रिक्टेड है ये काम करने के लिए। रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित है कि आपको यही करना है, इसके अलावा ये वो मत करिएगा, ठीक है ना। और मेरे अनुसार इनका कंट्रोल है किसने लिया हुआ है? ब्रेन ने। अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है समझना। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। समन्वय मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ संबंध स्थापित करना। यानी जैसे सपोज कर लो, एक बात बताओ, ऐसे समझो, मान लो कुत्ता आया, कुत्ता दौड़ा रहा है आपको। तो कुत्ता जब दौड़ाने आ रहा है तो पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले किसने देखा? मतलब कैसे पता चला कुत्ता आ रहा है? आँख ने देखा। आँख ने देखा, आँख ने देखने के बाद ये मैसेज किसको दिया? ब्रेन को। अब ब्रेन को दिखाई दिया। ब्रेन देखो, ब्रेन के पास क्या है, थिंकिंग, मतलब ब्रेन के पास ये पावर है कि वो चीज़ों को समझ सकता है। अभी आगे इस पर बात करेंगे। तो मेरे ब्रेन ने देखा कि कुत्ता दौड़ा रहा है। अब ब्रेन क्या करेगा? आँख ने देखा है, ब्रेन को बोला है, और ब्रेन ने क्या किया? फिर ब्रेन ने उस मैसेज को ट्रांसफर किसके पास किया? पैरों के पास, कि बेटा अब तुमको क्या करना है?
भागना है। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो अब देखो क्या हुआ, एक ऑर्गन ये था, एक आंख इन्वॉल्व हुई, दूसरा पैर इन्वॉल्व हुआ। ओके, अब सपोज कर लो, अब ध्यान से समझना, एट दैट टाइम अब पैर दौड़ रहा है, आंख देख रही है, आंख पीछे से देखती भी रहेगी, पीछे सर की आंख पीछे लगी है नहीं, हम सर पीछे कर करके देख रहे होंगे ना कि कुत्ता कब तक दौड़ा रहा है। पहले तो सूर्य में भागेंगे है ना, फिर कुछ देर बाद जब देखते देखते मतलब कुछ देर बहुत तेजी दौड़ जाएंगे तो हमको ये फील होगा कि अब हो सकता है कि हो गया हो, मतलब पीछे रह गया हो, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुने तो फिर पीछे देखेंगे ना मुड़ के। तो मतलब समझ पा रहे हो, कोऑर्डिनेशन इसी को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ कई लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आंख और पैर एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने आंख और पैर का आपस में क्या बना दिया, एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित कर दिया है ना। खाना जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो खाना पेट के अंदर जाता है तो दो, ध्यान से देखिए, पेट के अंदर जो ही पहुंचता है, पेट में अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय में पहुंचने के बाद दो लोग, एक तो लीवर, दूसरा पैनक्रियाज, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। लीवर और पैनक्रियाज क्या हो जाते हैं, एक्टिव। खाना आया, लीवर पैनक्रियाज एक्टिव, लीवर उधर से बाइल जूस छोड़ रहा है और इधर से ये कई सारे छोड़ रहा है, मतलब कई सारा, मतलब ये पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, इधर से पैनक्रियाटिक जूस, उधर से बाइल जूस एक साथ आ रहा है, खाने को मिक्स करके, मतलब खाने को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, सब कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कैसे पता चला, ब्रेन ने बताया ना, तो देखिए खाना पेट में आया, फिर भी लीवर काम कर रहा है, पैनक्रियाज काम कर रहा है, तो लीवर, पैनक्रियाज और स्टोमक एक साथ काम करने लगे, नहीं करने लगे, और एक दूसरे के हित में काम करने लगे ना। हाँ यार, अब एक थोड़ा और समझने का तरीका, एक और एग्जांपल देता हूँ। इधर से लंग्स हवा भरता है और इधर से हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड भेजता है, और लंग्स क्या करता है, लंग्स अपने अंदर जो ऑक्सीजन रखा है उस ब्लड को दे देता है। तो लंग्स अलग काम कर रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। दैट इज कॉल्ड समन्वय, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के लिए काम कर रहा है, यानी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, अपोजिट नहीं। समझ पा रहे हैं? अब अपोजिट का मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट काम करेगा। खाना खाए आप, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए बाइल जूस की जरूरत है, वो कौन सी क्रिएट करेगा, लीवर ने मना कर दिया, हम नहीं जानते हैं कौन, खाना आएगा तो हम देवे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो, उतने समय जरूरत है ना, पेट में खाना आके रखा हुआ है, बाइल जूस की जरूरत है, लीवर मना कर दिया है, यानी उसका पेट के साथ अच्छा संबंध नहीं चल रहा है, कह रहा नहीं हम इसको देवे नहीं करेंगे। कौन और मांगेगा, हड्डी मांग दे तब वो हम दे देंगे, लेकिन पेट को नहीं देंगे हम बाइल जूस। तो समझ पा रहे हो, इसका मतलब संबंध अच्छा नहीं है, और कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो काम सही चलेगा। इन सभी हमारे बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन है, इन सबको अगर एक साथ रहना है, चूंकि सब एक ही जगह पे आपको सिखाया गया होगा, हाँ या ना, आपको अपने घर के बगल वाले लोगों के साथ ये बातें सुनने के लिए मिली होंगी, आपके अपने घर पे या अपने घर के बगल वाले, कि भाई पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहना एक साथ ही है हमको, हाँ या ना। जब उन्हें झगड़ा कर लेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा साथ में, कोई आएगा नहीं। तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी हम काम करेंगे। हमारे घर जो बनता है, फिर हम स्पेशल बनता है तो हम उनके घर पहुंचाते हैं, उनके घर जो स्पेशल बनता है हमारे घर लेके आते हैं, तो इससे संबंध अच्छा बना रहता है। हमको जब जरूरत है उनकी तो वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, और उनको जब जरूरत है हमारी तो हम उनके लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तगड़ा है, तब काम अच्छे तरीके से चलेगा। जब भी जरूरत होगी वो हमारे लिए होंगे और हम उनके लिए होंगे, चल रहा है ना तब बढ़िया संबंध। अब बीच में क्या हो गया कि नहीं, मार झगड़ा हो गई, बीच में लाठी डंडा चल गया, तो मतलब हमारा उनके संबंध खत्म। अब सपोज करिए हम बीमार हैं, हमारे घर कोई नहीं है, अब हमें किसकी जरूरत है, किसी व्यक्ति की जरूरत है, आएगा कौन उस समय, पड़ोसी का। इन्हीं समय तो हम जेबे नहीं करम, हिलम नहीं अपने घर से, तब क्या होगा, तो समस्या क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आई होप कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। जब लोग एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ काम करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन या समन्वय। और कंट्रोल मतलब समझ में आ गया ना, कि किसी को भी एक नियम और कानून के तहत काम कराना, समझ आ रहा ना, यानी जो फंक्शन है वो एक प्रॉपर हो, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, एक सही तरीके से अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि सही तरीके से काम कराना, ठीक है, हाँ या ना। अब हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल स्थापित करता है वो कौन होता है, तो कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर, ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर कौन स्थापित करता है, तो ये दे दिया गया है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे दो सिस्टम पढ़ने हैं हमको, एक सिस्टम से काम नहीं चलेगा।
नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, कंट्रोल, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए किसको रखा गया है सर, इसको किसको रखा गया है, इंडोक्राइन सिस्टम को, इंडोक्राइन सिस्टम। तो दो सिस्टम है, किस सिस्टम के द्वारा आप पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल बनाओगे, मतलब किस ऑर्गन को कैसे काम करना है, तो ऐसे काम करना है, तो वो कौन किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। और उनके बीच में समन्वय बनाना है, लीवर का पेट के साथ, पैनक्रियाज का पेट के साथ, लंग्स का, हार्ट के साथ, तो ये सब कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होगा, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। जैसे अभी आपने देखा ना कि भैया ब्रेन यहाँ पे बैठा था, ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला और वहां से फिर स्टार्ट हुआ है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब एक्टिव हुआ ना, अरे हाँ ना बोलिए। तो ब्रेन ने एक्टिव कराई है, ब्रेन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीचे है, वो भी एक ऑर्गन है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, तो उन सभी ऑर्गन के बीच में समन्वय कैसे बनेगा सर, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अच्छा मैं मोटी मोटा बता दे रहा हूँ, नर्वस सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे ब्रेन के बारे में, स्पेशली किसके बारे में पढ़ोगे, ब्रेन। कंट्रोल कौन बना के रखता है अपने बॉडी के ऊपर, ब्रेन। और इंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ोगे आप, इंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ोगे हार्मोन्स के बारे में। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कराता है। यहाँ पे देखिए जीएनआरएच गया है, तो प्यूबर्टी की एज आई है, और प्यूबर्टी की एज आई है तब जाके आप रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो हार्मोन्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर समन्वय पैदा होता है। जैसे पेट का लीवर के साथ क्या रिश्ता है, तो सर लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज क्या करता है सर, पैनक्रियाज जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उनको क्या करता है, कन्वर्ट कराता है ग्लाइकोजन में, तो उसके लिए हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन। यस और नो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो लीवर और पैनक्रियाज के बीच में कैसा रिलेशन है सर, पैनक्रियाज एक क्या कर रहा है, इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके कारण वो ग्लाइकोजन किस में जाके स्टोर हो रहा है, लीवर में। तो लीवर और पैनक्रियाज में संबंध स्थापित हो गया, किसके कारण, उस हार्मोन के कारण। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज ही नहीं करता तो ग्लाइकोजन बनता ही नहीं, और ग्लाइकोजन नहीं बनता तो लीवर लेता नहीं लेता, तो लीवर और पैनक्रियाज में कोई संबंध बन पाता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर लीवर बाइल जूस नहीं सीक्रेट करता तो पेट का उससे कोई मतलब होता नहीं। पेट का हड्डी से कोई मतलब है फिलहाल में देखा जाए तो, पेट का हम कोई हड्डी से संबंध नहीं बता पाते हैं, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब खाना मतलब क्या है, खाना पेट के अंदर क्या है, खाने का मेन काम हो रहा है, और खाने के लिए हड्डी की जरूरत है, हड्डी की जरूरत नहीं ना है। पैर की हड्डी से उसका क्या लेना देना, फिलहाल में ऐसे समझे तो नहीं ना है, लेकिन लीवर से है, क्योंकि लीवर क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, जिसकी जरूरत है उसको। अब ये बाइल जूस क्या एक प्रकार से ऐसे समझ लो, एक लिक्विड है कि नहीं है, एक एंजाइम है कि नहीं है, तो इस एंजाइम के कारण ही तो संबंध बना है। अगर वो एंजाइम नहीं देता तो कोई मतलब ही नहीं होता। पैनक्रियाज से क्या मतलब है स्टोमक का, क्योंकि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, उस पैनक्रियाटिक जूस के कारण खाना पचता है। अगर पैनक्रियाज कह दे कि हम पैनक्रियाटिक जूस नहीं सीक्रेट करेंगे तो कोई संबंध होगा, तो संबंध स्थापित होगा उस हार्मोन के कारण, उस एंजाइम के कारण, और वो हम कहाँ पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में। लेकिन एक ऑर्गन को सही तरीके से काम कैसे कराना है वो कौन डिसाइड करेगा, नर्वस सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। मैंने इस पूरे को जितना हो सकेगा, जितना हो सकता था उतना बेटर बनाया भाई, कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होने वाला है ना। जो जो मैंने बताया वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। कि अब हमको यहाँ से क्या देखना है, हमको यहाँ से देखना नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस सिस्टम पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुमको ये पता चल जाएगा कि आखिर कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है। और ये भी हम सीखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम से हम क्या सीखेंगे कि कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के लिए काम करता है। जैसे एक बात मैं यहीं पे तुमको समझा दूं, तो तुमको एक चीज याद होगी कि हमको भूख लगती है, भूख लगती है, अरे हाँ ना बोलो। भूख लगने का मतलब किसका काम आने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करना है भाई। भूख लगने का मतलब खाना खाओगे, खाना खाने का मतलब क्या, पेट को काम करना है ना। तो पेट को काम कराना है। अब पेट को काम कराना है और किसके द्वारा करा रहे हो, ब्रेन से करा रहे हो, तो ब्रेन को पता है कि अब काम करना है इसको, तो ब्रेन कंट्रोल स्थापित किए हुए किसको कैसे काम करना है। लेकिन देखो याद कौन दिलाएगा, ब्रेन ही। ब्रेन के अंदर क्या, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, याद दिलाएगा कि खाना खाना है। अब देखो और मजेदार चीज देखो, जब वो याद दिलाएगा
तो भूख लगी है, भूख लगने से क्या होगा, फिर खाना आएगा, खाना आने के बाद दांत काम करना स्टार्ट कर देंगे, जीभ इसको उलटना पलटना स्टार्ट कर देगी, हाँ या ना। तो देखो हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन ने क्या कर दिया, सबको एक्टिव कर दिया ना। और बहुत तरीके से देखोगे जब मुंह के अंदर खाना जाता है तो सलाइवा से बहुत सारे लार रिलीज, मतलब यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, जिनको लार ग्रंथियां कहते हैं। वहां से क्या निकलेगा, लार। वो लार खाने के अंदर मिक्स हो रहा है, ऐसे समझ पा रहे हो ना। होठ इधर मूव कर रहे हैं, दांत इधर काट रहा है, जीभ उलट पलट रहा है, स्लाइवा को मिला रहा है, स्लाइवा अच्छे तरीके से मिल गया तो इसोफेगस में गया, इसोफेगस से पेट में गया, पेट के अंदर दो दो जगह से जूस आ रहा है कि नहीं है। फिर वो जूस के बाद फिर इसके अंदर जा रहा है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस आ रहा है, फिर वहां से खून के अंदर चला गया। तो ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बारी बारी सभी लोग काम करने लगे नहीं करने लगे, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलिए। तो बारी बारी सभी लोग काम करने लगे, ये कोऑर्डिनेशन किसने बनवाया, हाइपोथैलेमस ने। कहाँ से बनवाया होगा, अरे कोई एंजाइम सीक्रेट किया होगा या कोई हार्मोन सीक्रेट किया होगा, उसके बदौलत तभी इन सब के बीच में क्या हो गया है, एक संबंध स्थापित हो गया है। अब देखो खुद देख लो, यहाँ पे अगर स्लाइवा नहीं बनता, जैसे मान लो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां हैं, अगर लार नहीं बनता तो जीभ को उलटने पलटने की जरूरत है, बताओ। दांत काट दिया होता, लेक निकल लिया होता, लेकिन सरकबे नहीं करेगा, इसोफेगस में फंस जाएगा। जैसे आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, लार नहीं मिला होता है तो फंस जाता है, नहीं फंस जाता है। और सिर्फ स्लाइवा का सिर्फ यही काम थोड़ी ना कि उसको गीला करना, एक्चुअल में उसका दो काम और है। चलो दो काम का है, इतना काम तो जानते हो ना कि इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उसको मार देता है स्लाइवा, है ना। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, इसके थ्रू मार देते हैं सब। तो बहुत कुछ है फैक्ट इसमें, समझिएगा। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया नर्वस सिस्टम, यानी अगर आप पढ़ लोगे तो ये पता चलेगा कि बॉडी के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाना है, कैसे ब्रेन हमारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल बनाता है। और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू आप ये समझ लोगे कि कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, है ना। तो बॉडी चलती कैसी है, ब्रेन के थ्रू समझ लोगे। और मेनली एंडोक्राइन सिस्टम से आप क्या समझ लोगे कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के लिए या एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे काम करता है। तो हमको बारी बारी दोनों को पढ़ना है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। और आप इन सभी को देखिए, मैंने ज़्यादा आज की क्लास में लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोला है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का लेक्चर था तो यहाँ पे ज़्यादा बोलना ही पड़ेगा, है ना। कल की क्लास से हम आएंगे, स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। नर्वस सिस्टम 3 तरीके से डिवाइडेड है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। तो ये सभी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस। जो बातें मैंने बताई है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉपी पे लिख लीजिएगा खुद, ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो ये सभी चीज़ें अपने आप याद आ जाए। और इस चैप्टर का नाम, इस नाम का मतलब सब आप क्लियर रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एमएस।